Hey क्लास 9 केम छे मेरी जान मस्त मजा मा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 9 के बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड पढ़ने वाले हैं, यानी मेरा बचपन। इस चैप्टर में ना किसके बचपन के बारे में बात की गई है। हाँ, तुम लोग जानते हो हमारे प्यारे साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई साहब अब्दुल कलाम का बचपन कहां बीता, कैसे बीता, गरीब थे या अमीर थे, कैसे थे और कैसे इनका बचपन बीता, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस का मतलब जानेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस एक्सप्लेनेशन में। चलो चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या जान लेना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या तुम किसी ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो जो कभी प्रेसिडेंट भी रहा हो? मैं तो जानता हूं भाई, हमारे अब्दुल कलाम साहब। हाँ, ये जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है ना, ये साइंटिस्ट भी थे और इसके साथ साथ ईयर 2002 में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे। और क्या आपको जानना चाहिए भाई, जो अब्दुल कलाम थे ना, इन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए बहुत कुछ दिया। इन्होंने स्पेस से रिलेटेड ऐसे ऐसे इन्वेंशंस किए ना जो इंडियंस को कभी पता ही नहीं था। ये हमारी डिफेंस को मजबूत किया। केवल एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सुधर पाई है। आपने सुना होगा अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल का नाम सुना है? बस इसको देने वाला कौन है? हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से ही इंडिया 21st सेंचुरी में इतनी तरक्की कर पाया है और इसी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम को हमारे देश का 11वां प्रेसिडेंट घोषित किया गया ईयर 2002 में। इनकी एक बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर नाम की एक किताब है और इसी किताब से ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड लिया गया है। इस चैप्टर में हम इनके सारे बचपन के बारे में पढ़ेंगे, ये कहां से बिलोंग करते थे, इनकी फैमिली कैसी थी, ये सारी चीजें। ठीक है, so let's move to the first stanza of this chapter. I was born in a middle class Tamil family. एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो मेरा जन्म हुआ है ना, वो तमिलनाडु के एक साधारण से परिवार में हुआ है। तमिलनाडु में एक छोटा सा शहर है रामेश्वरम। रामेश्वरम एक तरीके का आइलैंड है, मैं आपको बता दूं, रामेश्वरम एक तरीके का आइलैंड है। आइलैंड का मतलब क्या होता है? जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, समुद्र से घिरा हुआ हो, तीन तरफ पूरा 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 पानी हो और केवल एक ही रास्ता हो जो उसे बाकी इंडिया से जोड़ता है। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? पंबन ब्रिज कहते हैं। पंबन ब्रिज, ये वो ब्रिज है जो रामेश्वरम को इंडिया के दूसरों हिस्से से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो मेरा जन्म हुआ था ना, ये तमिलनाडु के एक साधारण से परिवार में हुआ था। तमिलनाडु में एक छोटा सा शहर है रामेश्वरम और रामेश्वरम में ही मेरा जन्म हुआ था। रामेश्वरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु का कैपिटल मद्रास, मद्रास यानी आज का चेन्नई। ठीक है, आज का चेन्नई पुराना मद्रास कहलाता था। तो ये कहते हैं कि भाई तमिलनाडु का कैपिटल सिटी था चेन्नई और चेन्नई में एक छोटा सा शहर था रामेश्वरम, वहीं पर मेरा जन्म हुआ था। माय फादर जैनुल अब्दीन, ये आगे बताते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं जैनुल अब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना तो वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही इनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इतने सारे डिसएडवांटेजेस के बावजूद, डिसएडवांटेजेस किसके लिए यूज हुआ है? इनके फादर ना तो पढ़े लिखे थे, ना तो इनके पास पैसे थे, तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज ही तो हुआ ना। तो कह रहे हैं कि भाई इन सारी चीजों के बावजूद मेरे पिताजी पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, मतलब मेरे पिताजी ना जन्म से ही, इनेट का मतलब क्या होता है? इनबॉर्न, जन्म से ही काफी समझदार व्यक्ति थे एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों की मदद करने में बिलीव करते थे, जो दूसरों के दर्द को समझते थे, दूसरों की तरफ दयालु रहते थे, काइंड रहते थे। ठीक है, जेनरसिटी का मतलब क्या होता है? दयालु होना। और आगे देखते हैं, ही हैड एन आइडल हेल्प मेड इन माय मदर। आगे एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि भाई इस अच्छे काम को करने में मेरी मां भी मेरे पापा का खूब मदद करती थी। मेरी मां मेरे पापा की हेल्पमेट बन गई थी, मतलब खूब साथ देती थी सच्चे राह पर चलने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। मेरी मां हमेशा तैयार रहती थी पापा के साथ। मेरी मां का नाम आसी अम्मा था। ठीक है, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। आगे एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मुझे याद तो नहीं है अच्छी तरीके से
कि मेरी माँ हर रोज कितने लोगों को खाना खिला दिया करती थी, मुझे आज तक पता ही नहीं है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है कि फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। कह रहा है कि भाई मेरे पूरे परिवार को मिलाकर जितने लोग खाना नहीं खाते थे उससे कहीं ज्यादा बाहरी लोग हमारे साथ बैठकर खाना खाते थे, लंच करते थे, डिनर करते थे। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड पैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई वाज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। आगे एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही एक साधारण सा बच्चा था। अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। मैं एक छोटा सा शॉर्ट हाइटेड लड़का जो कि एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक के साथ पैदा हुआ था। मतलब मेरा जो बनावट था ये बहुत ज्यादा खास नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाता। मतलब मैं बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था, मैं एक छोटा सा काला सा लड़का था। और मैं जिनसे पैदा हुआ था, जो मेरे माता पिता थे, वो काफी लंबे और हैंडसम थे, लेकिन फिर भी मैं छोटा और काला पैदा हुआ। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। ये कहते हैं कि हम कहां रहते थे, हम अपने पुरखों के मकान में रहते थे। और ये जो मेरा घर था ना, ये कब बना था? इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब हमारा जो घर था वो लगभग 1850 के लगभग बना हुआ था। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का हाउस। हमारा जो घर था वो पक्का घर था, ऐसा नहीं है कि मिट्टी का घर था, पक्का घर था जो कि चूना और ईट से बनाया गया था। लाइम स्टोन एंड ब्रिक का मतलब चूना और ईट से बनाया गया था। और ये जो हमारा घर पड़ता था ना, ये मस्जिद वाली रोड पर पड़ता था, रामेश्वरम में। आगे देखो एपीजे अब्दुल कलाम क्या बताते हैं। ये कहते हैं कि माय ऑस्टर फादर, जो मेरे सिंपल, स्ट्रिक्ट और बहुत ही साधारण से जो हमारे पिताजी थे ना, वो आज के भौतिक दुनिया, आज की जो मॉडर्न दुनिया में जितनी भी सुख सुविधा की चीजें हैं उनको अवॉइड करते थे। उन्हें सुख सुविधा की चीजें लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जरूरत पूरी नहीं की जाती थी, जितनी चीजों की हमें जरूरत होती थी वो सारी चीजें हमारे फादर हमें लाकर दे दिया करते थे। जैसे कि खाना हो गया, दवाई हो गई, कपड़े हो गए, ये सारी चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती थी। ऐसा नहीं है कि हमें ऐश करने के लिए पैसे मिलते थे, हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, खाना, दवा और कपड़ा जो एक इंसान की बेसिक नीड होती है वो हमें मिल जाया करता था। आगे अब्दुल कलाम बताते हैं कि इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। ये कहते हैं मैं तो ये कहूंगा कि जो मेरा बचपन है ना वो बहुत अच्छे से बीता है, बोथ मैटरली एंड इमोशनली। मतलब हमें किसी चीजों की कमी भी नहीं हुई है। मतलब जितनी भी चीजों की जरूरत होती थी मुझे, वो मुझे मिल जाया करता था। और जितने इमोशन की जरूरत होती थी, जितने प्यार की जरूरत होती थी, वो भी मेरे माता पिता मुझे भरपूर मेरे बचपन में दिया करते थे। ठीक है। Hey dear learners, hope you all are preparing well for your term 1 examination। और आपको इतना तो पता ही होगा कि इस बार आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल हट के आने वाला है। जी हाँ, और आप अपनी टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको डाउट्स भी आते होंगे, तो क्या किया जाए? अनअकैडमी इसी के लिए लेकर आया है आपके लिए कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज, जिसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम के लिए इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम के मॉक टेस्ट से प्रिपेयर कर सकते हो। जी हाँ, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके पास चांस है कि आप 50 लाख तक के इनाम जीत सकते हो। जो टॉप रैंकर्स होंगे इस टेस्ट में, उनको मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, आईफोन 12, OnePlus 9, लैपटॉप, हेडफोन्स, अनअकैडमी के ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज भी दिए जाते हैं। भाई ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये क्लास 10th एंड 12th के लिए होगा। ये अगर आपके बड़े भैया हैं, आप क्लास 9th में हो, आपके बड़े भैया है या आपकी कोई बड़ी दीदी है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि भाई ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। 27 to 30 नवंबर के बीच में 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये टेस्ट चलेगा। अब कौन सी दिन, कितने टाइम, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, आप पीछे बैनर पे देख सकते हो। और केवल इतना ही नहीं, आपको अगर किसी भी तरीके की डाउट भी आती है ना, तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आप अपने 10 डाउट अनअकैडमी के आस्क अ डाउट से पूछते हो ना, तो आपको 15 दिन का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है। और ये ऑफर केवल सीबीएसई 6 to 12, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी जेईई, नीट और एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आपको अनअकैडमी आस्क अ डाउट यूज करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, आपको एएडी अनअकैडमी आस्क अ डाउट अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन, अपलोड इट। आपको सब्जेक्ट पूछेगा, कौन से सब्जेक्ट का ये डाउट है, सब्जेक्ट बताओ, यू विल गेट योर आंसर। सो किस चीज का वेट कर रहे हो यार? फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको मॉक टेस्ट में एनरोल करने का लिंक मिल जाएगा। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक और
फ्री में इस मॉक टेस्ट को अनलॉक करो। मेरा कोड है PREM। आप इसी कोड का यूज करके अनअकैडमी से किसी भी तरीके की परचेसिंग 10% डिस्काउंट में कर सकते हो। सो गो एंड एंजॉय। आगे लेट्स मूव टू द थर्ड पैसेज ऑफ दिस चैप्टर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब्दुल कलाम कहते हैं कि भाई 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, मैं आपको बता दूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 17 सितंबर को, 17 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। हुआ क्या था कि भाई जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था और इसी वजह से पोलैंड के सपोर्ट में हमारा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड और यूएसए यानी अमेरिका, फ्रांस, रसिया जैसे देश जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। तो ये कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ 1939 में, तो मैं लगभग 8 साल का था। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमारिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो मैं लगभग 8 साल का था और उस समय मैं बिल्कुल ये बात नहीं समझ पाया कि भाई उस समय के मार्केट में ना टैमारिंड सीड यानी इमली के बीज का जो दाम था, जो डिमांड था, वो मार्केट में काफी बढ़ गया था और इस चीज का मैंने फायदा भी उठाया। कलाम जी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। ये कहते हैं कि भाई जब मार्केट में इमली के बीजों का जो डिमांड था वो काफी बढ़ गया, लोगों को इमली के बीज खरीदने पड़ रहे थे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा दाम में बिक रहे थे इमली के जो बीज थे। और मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों था, क्यों उस समय इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई थी मार्केट में, ये मुझे पता नहीं था। मैं बताता हूं क्यों ऐसा था। देखो होता क्या था ना कि वर्ल्ड वॉर टू में जितनी भी कार हुआ करती थी और जो वॉर के लिए ट्रक यूज होती थी, इन कार और इन ट्रक्स के अंदर जो फ्यूल पड़ता था उस फ्यूल का नाम था गैसोजन, ठीक है। और गैसोजन किससे मिलकर बनाया जाता था, इसी टैमारिंड सीड से। टैमारिंड सीड से ही हमारा गैसोजन बनाया जाता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यही कारण था कि भाई टैमारिंड सीड यानी इमली के बीजों का जो डिमांड था उस समय काफी बढ़ गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम क्या किया करते थे, इन्होंने कहा कि आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करता था और मस्जिद वाली रोड पर जहां पर मेरा घर था वहीं पर एक किराने की दुकान थी, एक प्रोविजन शॉप था, वहां पर जाकर मैं इन इमली के बीजों को बेच दिया करता था, सेल कर दिया करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। ये आगे बताते हैं कि भाई एक दिन का जो मेरा पूरा कलेक्शन होता था, मैं जितने इमली के बीज एक दिन में बेच पाता था उससे मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, प्रिंसली सम मिल जाता था। प्रिंसली सम का मतलब मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, लगभग 1 आना मुझे हर दिन मिल जाया करता था। आगे ये बताते हैं कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ था, मतलब जो मेरा साला था जिसका नाम जलालुद्दीन था, ये क्या करता था, ये मुझे वॉर की कहानियां सुनाया करता था। मतलब ये मुझे बताता था कि इस देश ने ऐसा कर दिया, उस देश ने ऐसा कर दिया, और जो भी कुछ जलालुद्दीन मुझे बताता था वो मैं अगले दिन क्या कर लेता था, आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। ये कहता है कि भाई जो मेरा साला था जलालुद्दीन, वो वॉर के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाया करता था और मैं अगले दिन उन्हीं सारी चीजों को जो हमारे यहां न्यूज़पेपर आती थी दिनामनी, जैसे अभी हमारे यहां अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सब न्यूज़पेपर आते हैं ना, वैसे ही तमिलनाडु में आज भी एक पेपर चलता है जिसका नाम है दिनामनी। तो ये कहते हैं कि अगले दिन मैं दिनामनी में हेडलाइंस में ढूंढा करता था ये सारी कहानियां जो जलालुद्दीन मुझे सुनाया करता था कि क्या सचमुच ऐसा होता है, ठीक है। चलो ये देखो, ये लाइन आप तो अच्छे से समझ गए होगे ना, आई वुड लेटर अटेम्प्ट, मतलब मैं जब जलालुद्दीन मुझे वॉर की कहानियां सुना दिया करता था तो मैं अगले दिन क्या करता था, मैं अटेम्प्ट करता था, मैं कोशिश करता था कि भाई न्यूज़पेपर की हेडलाइन में कहीं वो कहानियां दी गई हैं क्या ये जलालुद्दीन जितनी चीजें बता रहा है वो सही है क्या। इस वजह से मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में वो सारी कहानियों को ढूंढा करता था, ट्रेस किया करता था। ट्रेस का मतलब क्या होता है, सर्च करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो जहां पर हम रहते थे रामेश्वरम में, ये आइसोलेटेड था, मतलब इंडिया के बाकी हिस्सों से काफी अलग था, क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था।
इसलिए हमारा जो शहर था रामेश्वरम, ये युद्ध से बिल्कुल बेखबर था, बिल्कुल भी फर्क हमारे रामेश्वरम में वर्ल्ड वॉर 2 का नहीं पड़ा था। ठीक है, बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं हुआ। हमारे इंडिया 1939 में इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था इंडिया, तो भाई इंडिया को जबरदस्ती एलाइड फोर्स ज्वाइन करना पड़ा। एलाइड फोर्स किसे कहते हैं? उस समय इंग्लैंड, अमेरिका और रसिया की आर्मी मिल गई थी, जिसको हम एलाइड फोर्स नाम देते हैं। एलाइड का मतलब क्या होता है? मिली जुली। ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका और रसिया का मिली जुली फोर्स। उस समय इंडिया को भी एलाइड फोर्स ज्वाइन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इंडिया इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था, तो जबरदस्ती इंडिया को एलाइड फोर्स ज्वाइन करना पड़ा। और इसी वजह से पूरे इंडिया में एक इमरजेंसी, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, मतलब युद्ध की घोषणा कर दी गई। ठीक है, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। ये कहते हैं कि हमारे रामेश्वरम शहर पर सबसे पहला जो कैजुअलिटी, मतलब जो सबसे पहला दुष्प्रभाव पड़ा हमारे रामेश्वरम में वॉर का, वो क्या प्रभाव पड़ा कि भाई सबसे पहले हमारे यहां जो ट्रेनें रुकती थी रामेश्वरम में, वो ट्रेनें रुकना बंद हो गई, सस्पेंड हो गई। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है कि सबसे पहला नुकसान रामेश्वरम वालों को क्या हुआ? सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट, मतलब जो ट्रेन हॉल्ट करती थी, जो ट्रेन रुका करती थी रामेश्वरम स्टेशन पर, अब वो बिल्कुल भी नहीं रुकती हैं। ट्रेन का रुकना सस्पेंड कर दिया गया था, अब रामेश्वरम में ट्रेन नहीं रुकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। ये बताते हैं कि भाई जो हमारा न्यूज़पेपर, जो दिनामणि आता था रामेश्वरम शहर में बांटने के लिए, जो पेपर आता था रामेश्वरम शहर में बांटने के लिए, वो पेपर शहर से आता था और उसी ट्रेन से आता था। लेकिन अब ट्रेन तो रामेश्वरम में रुकती नहीं थी, तो क्या करना पड़ता था? हमें न्यूज़पेपर को बंडल बनाना पड़ता था और चलती हुई ट्रेन से फेंक देना पड़ता था। ठीक है, कहां पर फेंकना पड़ता था? रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रोड थी, उसी रोड पर चलते हुए ट्रेन से हम न्यूज़पेपर को फेंक दिया करते थे। और न्यूज़पेपर को पकड़ने के लिए एक लड़का पहले से ही रोड पर रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। ये कहते हैं कि भाई मेरा कजिन था, मेरा एक चचेरा भाई था शमसुद्दीन। ठीक है, जब ट्रेन रुकना बंद हो गई तो शमसुद्दीन को एक लड़का चाहिए था जो चलती हुई ट्रेन से पेपर को क्या कर सके? कैच कर सके। ठीक है, जो शमसुद्दीन था वो पूरे रामेश्वरम में न्यूज़पेपर को बांटता था। अब शमसुद्दीन को एक लड़के की जरूरत थी जो चलती हुई ट्रेन से क्या कर सके? न्यूज़पेपर के बंडल को कैच कर सके। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एस इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। इन्होंने कहा कि भाई मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो क्या कर सके? शमसुद्दीन की मदद कर सके और न्यूज़पेपर के बंडल को चलती हुई ट्रेन से पकड़ सके। और मैं इस काम के लिए परफेक्ट था, क्योंकि मैं बचपन में मछलियां पकड़ता था, तो मुझे कैच की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से थी और मैं अपने भाई शमसुद्दीन के साथ चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर को कैच करने लगा। शमसुद्दीन हेल्ड मी ऑन माई फर्स्ट वेजेस, और इसी वजह से जो हमारा चचेरा भाई था शमसुद्दीन, इन्हीं की वजह से मुझे अपनी पहली वेतन मिली। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कहते हैं कि भाई लगभग 50 साल बीत चुका है इस बात को, लेकिन आज भी मुझे एक अजीब तरीके का प्राउड फील होता है अपने आप पर। अपना वो जो पहला पैसा, जो मेरी पहली सैलरी थी, वो मेहनत की कमाई थी, वो कमाकर मुझे जितना प्राउड फील हुआ था ना, वो आज भी मैं फील कर सकता हूं, 50 साल बाद भी फील कर सकता हूं। ठीक है, आगे 4th पैराग्राफ पर चलते हैं। ये कहता है कि भाई एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। ये कहते हैं कि भाई हर बच्चा कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ क्वालिटीज के साथ पैदा होता है। हर बच्चा जहां पर पैदा होता है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उसकी जो सोसाइटी की कंडीशन होती है, वो अलग अलग होती है। मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा किसी गरीब घर में पैदा हो सकता है कोई किसी बहुत बड़े घर में पैदा हो सकता है कि कोई बच्चा किसी नेता के घर में पैदा हो सकता है कोई जो बच्चा है वो बहुत छोटे कास्ट में पैदा हो जाए। मतलब
हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी में पैदा होता है, एक अलग इन्वायरमेंट में पैदा होता है। किसी किसी को अच्छी तरीके से प्यार मिल सकता है और कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसे उसे अपने मां बाप का प्यार बचपन में नहीं मिल पाता। एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी। ये कहते हैं कि भाई बच्चा जिस तरीके के इन्वायरमेंट में पैदा होता है उसी तरीके से उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसे सिखाया जाता है कि जिंदगी कैसे जीनी है। एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज, ये कह रहा है कि मतलब लोग सिखाते हैं, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चा पैदा हुआ है वहां के लोग उसे उसी माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब जो गार्जियन होते हैं, हमारे जो गार्जियन होते हैं बच्चों के, वो बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है उसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही कुछ हुआ। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। ये कहते हैं कि भाई हर बच्चा जिस इन्वायरमेंट में पैदा होता है, अगर वो चोर के घर पैदा हुआ है तो वो चोरी सीखेगा। ऐसे ही मैंने भी अपने पिता से कुछ ना कुछ सीखा। क्या सीखा? आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी। मैंने अपने पिता से सच्ची राह पर चलना, ईमानदार बनना सीखा। मैंने सेल्फ डिसिप्लिन सीखा अपने पापा से। मैंने सीखा कि कैसे खुद पर काबू करें, कैसे खुद के मन पर काबू करें। ये सारी चीजें मैंने अपने पापा से सीखी थी। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पापा से क्या सीखा था? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, और आगे ये कहते हैं कि मैंने अपने पापा से ईमानदारी सीखी, अपने आप पर काबू कैसे रखा जाता है ये सीखा, और मैंने अपनी मां से क्या सीखा? आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस। मैंने भगवान पर विश्वास करना सीखा। मैंने क्या सीखा? मैंने एक दयालुता सीखी, मैंने डीप काइंडनेस सीखी, लोगों की मदद करना सीखा। ये किससे सीखा? मैंने अपनी मां से सीखा। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और केवल मैं ही नहीं, जो मेरे 3 भाई बहन थे वो भी बिल्कुल हमारे पापा और मम्मी की तरह एक अच्छे इंसान बने। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। आगे ये बताते हैं कि बचपन में मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे। दोस्त हमेशा कमीने होते हैं। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 नाम बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 3 बहुत ही खास दोस्त थे एपीजे अब्दुल कलाम के। ये बताते हैं कि मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये कहते हैं कि भाई ये जो तीनों लड़के थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे। और मैं इकलौता मुसलमान था इन तीनों दोस्त में। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। ये कहते हैं कि भाई मैं मुसलमान था, ये तीनों हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन फिर भी कभी भी हम तीनों में से कभी भी किसी तरीके के भेदभाव को हमने महसूस नहीं किया। और ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारे यहां जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे, हमारे यहां धर्म को अलग नहीं मानते थे। रामेश्वरम में आप आज भी चले जाओ, वहां पर धर्म, जात पात और पालन पोषण में लोग बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ते हैं। हमारे इंडिया में पूर्वांचल में लोग बताते हैं कि आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, आप ये हो, आप वो हो, आप छोटे कास्ट के हो, आप बड़े कास्ट के हो, लेकिन ऐसा नहीं था रामेश्वरम में। ये एपीजे अब्दुल कलाम की इस बात से पता चलता है। इन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे ना, तो हम में से कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव महसूस नहीं किया। आज तुम किसी मुस्लिम बच्चे के साथ खेलने चले जाओ, तुम्हारे पापा डांट के भगा देंगे, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही कोई मुस्लिम बच्चा किसी हिंदू के घर चला जाए तो वो डांट के भगा देंगे उसको। लेकिन रामेश्वरम में ऐसा बिल्कुल नहीं था। रामेश्वरम में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीजियस डिफरेंस नहीं था, धर्म का अंतर बिल्कुल भी नहीं था वहां पर। और यही कारण था कि हम चारों में से किसी ने कभी भी ये हिंदू मुस्लिम वाली जो चीजें होती है वो कभी सीखी ही नहीं। ठीक है, इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, the high priest of the Rameswaram temple. Later he took over the priesthood of Rameswaram temple from his father। ये कहते हैं कि ये सब हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। और यहां तक ये जो मेरा दोस्त था रामानंद शास्त्री, ये किसका बेटा था? ये लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। लक्ष्मण शास्त्री क्या थे? रामेश्वरम मंदिर के सबसे उच्च पुजारी थे, सबसे मुख्य पुजारी थे रामेश्वरम मंदिर के। उसके बाद अपने पापा के बाद हमारा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री, वो अपने पापा की जगह ले लेता है, वो रामेश्वरम टेम्पल में पुजारी का काम करने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या है। अरविंदन जो इसका दूसरा फ्रेंड था, जो एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा दोस्त था, अरविंदन, वो
ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था। जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, जो लोग पिलग्रिम्स पे जाते थे, पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है, किसी अच्छे काम के लिए ट्रैवल करना, तीर्थ यात्रा लोग करते हैं ना, तो तीर्थ यात्रा के लिए गाड़ियां अरेंज करवाता था अरविंदम। और जो इनका तीसरा दोस्त था शिव प्रकाशन, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथर्न रेलवेज में, मतलब साउथ इंडिया का जो पूरा रेलवे का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर था। जो आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पर उतरने पर हमें अलग अलग दुकानें दिखती हैं खाने पीने की, तो ऐसे ही शिव प्रकाशन भी ऐसी दुकानों का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। तो इस तरीके से हमारे तीनों दोस्त अपना अलग अलग काम करने लगे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आगे 5th पैरा से हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल और जय हिंद।